सिंध ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक पूरी सभ्यता का नाम है। ये वो जमीन है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र थी। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो जैसे शहर यहीं बसे थे। ये एक ऐसी जगह है जिसकी आत्मा, संस्कृति और पहचान हमेशा भारत से जुड़ी रही है। ये वो धरती है जिसका जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में बार बार आता है। यहाँ की हवाओं में सूफियों के कलाम गूंजते थे और यहाँ की जमीन पर हिंदू मुसलमान साथ मिलकर झूलेलाल के गीत गाते थे। ये एक साझा तहजीब की जीती जागती मिसाल थी। लेकिन 1947 में जब भारत का नक्शा दोबारा खींचा जा रहा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये अहम भूमि भारत से हमेशा के लिए अलग हो गई। जब धर्म के नाम पर पंजाब और बंगाल का दर्दनाक बंटवारा हुआ, उन्हें दो टुकड़ों में बांटा गया, तो फिर सिंध का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? ये कहानी उस खामोश पलायन की है जिसका शोर इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया। ये कहानी उस राजनीतिक फैसले की है जिसने एक पूरी कौम को अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया। और ये उन समीकरणों की कहानी है जिसने भारत के नक्शे से उसकी अपनी पहचान का एक टुकड़ा अलग कर दिया। ये सिंध की अनसुनी कहानी। विभाजन के उस काले दौर से पहले सिंध कैसा था, आज इसकी कल्पना करना शायद मुश्किल हो, लेकिन सिंध उस समय भारत का एक चमकता हुआ सितारा था। यह सिर्फ एक प्रांत नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक महासागर था। सिंधु नदी, जिसने इस सभ्यता को नाम दिया, यहाँ के जीवन की धमनी थी। इसी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जैसे दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर बसे थे, जिनकी नगर निर्माण योजना आज भी आधुनिक इंजीनियरों को हैरान कर देती है। यहाँ की ईंट ईंट में भारत के लगभग 5000 साल पुराने शहरी इतिहास की गवाही छिपी थी। यह सिर्फ प्राचीन इतिहास की बात नहीं थी। 1947 से पहले का सिंध एक सूफियाना मिजाज वाला प्रदेश था। यहाँ लाल शाहबाज कलंदर और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जैसे सूफी संतों की दरगाहें थी, जहाँ हिंदू और मुसलमान बिना किसी भेदभाव के सिर झुकाते थे। ये वो सिंध था जहाँ हिंदुओं के आराध्य देव झूलेलाल, जिन्हें उदेरो लाल भी कहा जाता था, सिंधी मुसलमानों के लिए ख्वाजा खिज्र बन जाते थे। धर्म अलग थे पर आस्था का रास्ता साझा था। ये एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब थी जो बाकी हिंदुस्तान के लिए मिसाल थी। आर्थिक रूप से भी सिंध बेहद समृद्ध था। कराची, जिसे पूरब की रानी कहा जाता था, भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक था। व्यापार और वाणिज्य पर सिंधी हिंदुओं की मजबूत पकड़ थी। हालांकि सटीक आंकड़े विवादित हैं, पर यह माना जाता है कि सिंध की अर्थव्यवस्था, शहरी संपत्ति और व्यापार के एक बड़े हिस्से पर अल्पसंख्यक हिंदुओं का नियंत्रण था। वे शहर के सबसे पढ़े लिखे और अमीर समुदायों में से थे। इस आर्थिक जुड़ाव ने भी हिंदू मुस्लिम रिश्ते को एक डोर से बांध रखा था। जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की, तो जहां पंजाब और बंगाल में दंगे भड़क रहे थे, सिंध में माहौल तुलनात्मक रूप से शांत था। सिंधियों को विश्वास था कि यह राजनीतिक तूफान गुजर जाएगा और उन्हें अपनी जमीन नहीं छोड़नी पड़ेगी। वे गलत थे और उनकी ये गलती इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बनने वाली थी। सिंध की शांति के नीचे एक राजनीतिक ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलग रहा था। 1930 के दशक से ही मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का 2 राष्ट्र सिद्धांत जोर पकड़ रहा था। इसका मानना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं। इस सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग की जा रही थी। और यहीं पर सिंध की किस्मत का सबसे महत्वपूर्ण पेच फंसा था। सिंध एक मुस्लिम बाहुल प्रांत था। 1941 की जनगणना के मुताबिक सिंध की आबादी में लगभग 72% मुसलमान थे, जबकि हिंदू आबादी करीब 27% थी। यह डेमोग्राफिक मुस्लिम लीग के लिए एक मजबूत आधार थी। भले ही सिंध में सदियों से हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते आए हों, लेकिन जब कागज पर आंकड़े देखे गए तो सिंध पाकिस्तान के विचार में पूरी तरह फिट बैठता था। 1935 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया। ये एक अहम मोड़ था, जिसके बाद सिंध की अपनी विधानसभा बनी। 1940 के दशक तक सिंध की राजनीति में भी धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ने लगा था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 26 जून 1947। सिंध विधानसभा की एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसका एजेंडा सिर्फ एक था, यह तय करना कि सिंध भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में। उस दिन विधानसभा में मतदान हुआ
और बहुमत ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला था, लेकिन ये उस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सच्चाई के ठीक उलट था जो सिंध को हजारों सालों से भारत से जोड़ती थी। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता विभाजन के विरोधी थे, लेकिन वो इस राजनीतिक हकीकत को बदल नहीं पाए। सिंध के हिंदू नेताओं ने भी कोशिश की, पर उनकी आवाज मुस्लिम लीग के राजनीतिक दबदबे और डेमोग्राफिक के शोर में दब कर रह गई। सिंध की किस्मत का फैसला दिल्ली और कराची की विधानसभाओं में हो रहा था, सिंध की गलियां और चौपालों पर नहीं, जहां लोग अब भी यही मान रहे थे कि कुछ नहीं बदलेगा। जब हम 1947 के बंटवारे की बात करते हैं तो हमारे जहन में पंजाब और बंगाल की तस्वीरें उभरती हैं। खून से लथपथ ट्रेनें, जलते हुए घर और लाखों लोगों की चीख पुकार। इन दोनों प्रांतों का क्रूरता से विभाजन किया गया, लेकिन सिंध की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। सवाल उठता है कि पंजाब और बंगाल की तरह सिंध का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब इन प्रांतों की डेमोग्राफिक और भूगोल में छिपा है। पंजाब में पश्चिमी हिस्सा मुस्लिम बहुल था, तो पूर्वी हिस्से में सिख और हिंदुओं का बहुमत था। ये दोनों आबादी बड़े और सटे हुए इलाकों में रहती थी, इसलिए रेडक्लिफ लाइन खींचकर पंजाब को दो हिस्सों में बांटना संभव माना गया। यही कहानी बंगाल की थी। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था, इसलिए उसे भी बांट दिया गया। अब सिंध की स्थिति को देखिए। सिंध में लगभग 14 लाख हिंदू थे, जो आबादी का करीब 27% थे। ये एक बड़ी संख्या थी, लेकिन ये आबादी पंजाब या बंगाल की तरह किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित नहीं थी। सिंधी हिंदू मुख्य रूप से कराची, हैदराबाद, शिकारपुर और सक्कर जैसे शहरी इलाकों में बसे थे। हाँ, थारपारकर और उमरकोट जैसे कुछ पूर्वी जिलों में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या थी, लेकिन वो इतने बहुमत नहीं थे कि प्रांत के मुस्लिम बहुल होने के तथ्य को बदल सके। कोई भी ऐसा बड़ा इलाका नहीं था जिसे काटकर भारत में शामिल किया जा सके। इसलिए जब ब्रिटिश अधिकारियों और भारतीय नेताओं ने नक्शे पर नजर डाली तो उन्हें सिंध का बंटवारा करने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उनके लिए विकल्प सीधा था, या तो पूरा सिंध भारत में आता या पूरा सिंध पाकिस्तान में जाता। और क्योंकि सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत था और उसकी विधानसभा ने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मतदान कर दिया था, इसलिए फैसला पाकिस्तान के हक में गया। सिंधियों के साथ जो हुआ वो विभाजन नहीं बल्कि विस्थापना था। पंजाबियों और बंगालियों को कम से कम अपने आधे प्रांत अपनी भाषा और संस्कृति के साथ भारत में मिले, लेकिन सिंधियों से उनका पूरा का पूरा प्रांत छीन लिया गया, उन्हें बेघर कर दिया। इतिहास ने उनके साथ एक ऐसा अन्याय किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 1947 की गर्मियों में एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ हिंदुस्तान के नक्शे पर लकीरें खींच रहे थे, जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करनी थी। रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे, उन्हें यहाँ के सांस्कृतिक या भूगोल की कोई गहरी समझ नहीं थी। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन का आधार धर्म था। रेडक्लिफ का मुख्य काम पंजाब और बंगाल की जटिल सीमाओं को तय करना था। सिंध के मामले में उनका काम बहुत सीधा था। सिंध एक पूरा प्रांत था जिसकी सीमाएं पहले से तय थी। वो मुस्लिम बहुल था और उसकी विधानसभा पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर चुकी थी। इसलिए बिना किसी खास बहस के पूरे सिंध प्रांत को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया गया। एक हस्ताक्षर ने सिंध की हजारों साल पुरानी भारतीय पहचान पर कानूनी मुहर लगा दी और उसे एक नए देश का हिस्सा बना दिया। यह फैसला पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक था। इसमें संस्कृति या इतिहास के लिए कोई जगह नहीं थी। यह नहीं सोचा गया कि जिस हिंदू नदी से इंडिया नाम निकला वो अब भारत में बहुत कम बहेगी। यह नहीं देखा गया कि जिस मोहनजोदड़ो ने भारत की प्राचीनता को दुनिया में साबित किया वो अब एक दूसरे देश का हिस्सा हो। इस फैसले ने सिंध के लाखों हिंदुओं और सिखों को एक झटके में अपने ही देश में विदेशी बना दिया। 14 अगस्त 1947 तक वो अपने घर में थे। 15 अगस्त की सुबह वो एक नए देश पाकिस्तान के नागरिक बन गए। एक ऐसा देश जो इस्लाम के नाम पर बना था और आगे चलकर एक इस्लामी गणराज्य बना। उनकी जमीन वही थी, घर वही था, लेकिन देश बदल चुका था। रेडक्लिफ लाइन सिंध के बीच से तो नहीं गुजरी, लेकिन इसने सिंध और भारत के बीच एक ऐसी दीवार जरूर खड़ी कर दी जिसने सिंध को हमेशा के लिए भारत से दूर कर दी। बंटवारे की घोषणा के बाद भी सिंध के हिंदुओं को उम्मीद थी कि शायद उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। सिंध में पंजाब जैसी शुरुआती हिंसा नहीं हुई थी। कई सिंधी मुसलमानों ने अपने हिंदू पड़ोसियों को सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। लोगों ने अपने घरों की चाबियां ये सोचकर पड़ोसियों को दी कि माहौल शांत होने पर कुछ हफ्तों में लौट आएंगे, लेकिन ये वापसी कभी नहीं हुई। जैसे जैसे पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में आकार लेने लगा, सिंध का माहौल बदलने लगा। भाईचारा अब शक
और सुरक्षा में बदल रहा था। हिंदुओं की जमीनों और संपत्तियों पर कब्जे होने लगे। असली कयामत 6 जनवरी 1948 को आई, जब कराची में दंगे भड़क उठे। ये सिंधी हिंदुओं के लिए एक साफ संकेत था कि अब पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद पलायन का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया। यह पंजाब की तरह कुछ हफ्तों का हिंसक पलायन नहीं था, बल्कि महीनों और सालों तक चलने वाला एक धीमा, दर्दनाक और खामोश पलायन था। लोग नावों और जहाज़ों के जरिए कराची से बंबई, कांडला और ओखा के बंदरगाहों पर उतरने लगे। वे अपना सब कुछ, अपनी हवेलियां, जमीनें, व्यापार सब पीछे छोड़ आए थे। वो अपने ही देश भारत में शरणार्थी बन गए थे। भारत सरकार ने उनके कल्याण, उल्हासनगर, अजमेर, इंदौर और दिल्ली जैसी जगहों पर शरणार्थी शिविर और कॉलोनियां बसाई। सिंधी शरणार्थियों की त्रासदी पंजाबियों और बंगालियों से अलग थी। उनके पास भारत में अपना कोई सिंध नहीं था जहां वो जाकर बस सकते थे। वो पूरे देश में बिखर गए, लेकिन अपनी मेहनत, व्यापारिक कुशलता और हिम्मत के दम पर इस समुदाय ने खुद को फिर से खड़ा किया। आज सिंधी समुदाय भारत के सबसे सफल और उद्यमी समुदाय में से एक माना जाता है, लेकिन उनके दिलों में अपनी खोई हुई मातृभूमि सिंध का दर्द आज भी जिंदा है। आज 75 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। सिंध भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का एक प्रांत है और मोहनजोदड़ो के खंडहर अब पाकिस्तान की धरोहर है। लेकिन क्या सिंध वाकई भारत से पूरी तरह अलग हो गया है? इसका जवाब है नहीं। सीमाएं बदल सकती है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी होती है। आज भी भारत अपने राष्ट्रगान जन गण मन में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा गाकर सिंध को सम्मानपूर्वक याद करता है। आज भी भारत में करोड़ों लोग खुद को गर्व से सिंधी कहते हैं। उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति और त्योहारों को जिंदा रखा है। झूलेलाल की जयंती चेटी चंड आज भी भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। सिंधी समुदाय इस बात का जीता जागता सबूत है कि पहचान सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि यादों, संस्कारों और विरासत से बनती है। उन्होंने अपना वतन खोया पर अपनी सिंधियत नहीं खोई। दूसरी ओर हिंदुओं के जाने के बाद सिंध की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि व्यापार और वित्त पर उन्हीं की मजबूत पकड़ थी। आज भी सिंध के कई राष्ट्रवादी समूह पाकिस्तान में अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ तो एक स्वतंत्र सिंधु देश की मांग भी करते हैं। यह संघर्ष दिखाता है कि सिंध की अपनी एक अनूठी पहचान है, जो ना तो पूरी तरह भारतीय रही और ना ही पूरी तरह पाकिस्तानी बन पाई। तो अंत में सिंध भारत का हिस्सा क्यों बना? इसका जवाब कई परतों में छिपा है। पहला और सबसे बड़ा कारण था डेमोग्राफिक। सिंध का एक मुस्लिम बहुल प्रांत होना। दूसरा कारण था राजनीतिक। सिंध की प्रांतीय विधानसभा का पाकिस्तान के पक्ष में मतदान जाना। और तीसरा कारण था भूगोल। पंजाब और बंगाल के उलट सिंध में हिंदू आबादी का किसी एक जगह केंद्रित ना होना, जिसने उसके विभाजन को नामुमकिन बना दिया। ये एक सांस्कृतिक त्रासदी थी जहां राजनीति ने हजारों साल पुरानी सभ्यता की जड़ों को नजरअंदाज कर दिया। यह एक मानवीय त्रासदी थी जहां लाखों लोगों को चुपचाप अपनी मातृभूमि से बेदखल कर दिया गया। सिंध की कहानी सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता। सिंध को खोना भारत के लिए सिर्फ एक जमीन खोना नहीं था, बल्कि अपनी सभ्यता के लिए एक उद्गम स्थल को खोने जैसा था। सीमाएं बदली, लेकिन पहचान नहीं। सिंध हमेशा भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा, भले ही वो नक्शे के दूसरी तरफ क्यों ना हो। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? क्या सिंध का भारत से अलग होना इतिहास की एक मजबूरी थी, या एक राजनीतिक भूल जिसे टाला जा सकता था? आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इतिहास की ऐसे ही अनसुनी कहानियों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सिंध की एक कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।